Good morning, everyone. Hoping everything is positive there. Out of 69, 12 students only live here. ऐसा क्यों? पता नहीं है क्या आज. शगुन, okay. Good morning, good morning. Thank you. ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. अभी तक लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट? मेंशन इन चैट बॉक्स. व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? यस, रेस्पिरेशन था, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या था? टाइप्स हो गए थे हमारे, आई थिंक. ओके हाँ. सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग. ब्रीदिंग जो होता है यानी ब्रीदिंग, क्योंकि आप जानते हैं जब ब्रीदिंग होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो कि हम इन एंड आउट करते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर टाइप्स में डिफरेंशिएट किया है, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन. वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. सो आई एम शोइंग यू पीडीएफ, दैट पीडीएफ. Okay, this one. We have already discussed about the human respiratory system and their pathway. पाथवे हमने देख लिया था, कैसे कैसे एयर जाती है और कहाँ पर पहुँचती थी लंग्स में, और कैसे हमारा डिफ्यूज होती थी गैसेस, है ना. डिफ्यूजन के थ्रू हमारा एक्सचेंज हो जाती हैं गैसेस, O2B और CO2B. ठीक है, तो वो मैकेनिज्म कौन सा था वहाँ पर? डिफ्यूजन का मैकेनिज्म था. आज हमने स्टार्ट किया है इनहेलेशन. देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग आप सब जानते हैं. ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, गैसेस कौन सी हैं? O2 CO2. उनका इन होना और आउट होना. इन कैसे होता है हमें पता है. कैसे इन होता है? ऑक्सीजन का पाथवे ऊपर देखा है, अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये पाथवे है. आउट कैसे होती है? यही पाथवे है, इसको बस एरो को हमें अप साइड कर देना है. ठीक है, तो ये हो जाएंगी आउट, CO2. तो ये जो ब्रीदिंग है इसको हमने टू टाइप्स में डिफरेंशिएट किया है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, आपने बुक में अगर देखा हो तो उसमें लिखा होगा इंस्पिरेशन, और एक्सहेलेशन को हम लिखते हैं एक्सपायरेशन, है ना, एक्सपीरेशन. सो एज अ नेम सजेस्ट, इनहेलेशन यानी कि जो इनहेल करते हैं एयर को, तो इन आ गया ना यहाँ पर, तो इनका मतलब सब जानते हैं, अंदर जा रही है, इनसाइड. हेलेशन मतलब इनहेल हो रहा है, वो अंदर जा रही है. एक्सहेलेशन, एक्सहेल यानी कोई चीज बाहर जा रही है, तो बाहर कौन जाता है ये भी हमें पता है, CO2. तो जब हम अब आप जब बैठे हुए हैं तो सांस लेके देखना आप, है ना. ट्राई टू ब्रीद इन. इनहेलेशन करना. जब इनहेलेशन करेंगे तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, यानी पूरी जो हमारा ये वाला पोर्शन है, वो अपर साइड वाला, एब्डोमिनल पोर्शन से ऊपर वाला, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर, तो वो सारी चीजें हमें इसके दौरान देखनी है. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए, आवाज तो क्लियर आ रही है? क्योंकि स्कूल में हूँ, थोड़ा सा इको साउंड हो सकती है आपके पास. क्लियर है ना आवाज? ओके, थैंक यू. सो कैसे हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ने वाला है जब हम इनहेलेशन करेंगे या इंस्पिरेशन करेंगे. तो यही टॉपिक के सभी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं. जैसे फर्स्ट क्या है? ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिस कैविटी, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, चेस्ट जहाँ पर चेस्ट वाला पोर्शन, वो एक्सपेंड होता है. तो आप सांस लीजिए, आपको खुद नजर आएगा कि हमारी जो ऊपर की कैविटी है चेस्ट वाली, वो थोड़ी बाहर को फूलने लगती है, एक्सपेंड होने लगती है. ठीक है. और जब आपने देखा होगा आर्मी या पुलिस में जब भर्ती में मारते हैं, भर्ती करने जाते हैं, मतलब उसमें, तो वहाँ पर फिजिकल होता है, और फिजिकल के दौरान वहाँ पर चेस्ट को देखा जाता है कि मेंस की चेस्ट वहाँ पे नापी जाती है कि नॉर्मल कितनी है, और नॉर्मल के बाद फिर एक्सपेंड कितनी हो सकती है. सो मोस्टली 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड वो लेते हैं, यानी कि अगर किसी 80, मोस्टली तो खैर सब जगह 80 सेंटीमीटर लेते हैं वो चेस्ट को, और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंडेशन लेते हैं, यानी कि फुलाव लेते हैं. तो वो कैसे होता है? वो इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान ही होता है. वो सांस को बहुत लंबे से खींचते हैं,
जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लंग्स में एयर को भर सकते हैं उस तरीके से वो सांस लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चेस्ट बाहर को निकल कर आए, एक्सपेंड ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो इनहेलेशन के दौरान हो रहा है। अगर इसका उल्टा कर दें, एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सपेंड की जगह क्या हो जाएगी, हमारी चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, या कह सकते हैं कि रिलैक्स हो जाएगी। तो वो रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाएगी। जब हम सांस छोड़ेंगे तो रिलैक्स हो जाएगी, आपको पता है। ठीक है, तो फिर हमारा होता है नेक्स्ट पॉइंट है रिब्स लिफ्ट अप। अब देखो 24 रिब्स होती है हमारी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पसलियां, सुना होगा आपने। तो वो क्या होंगी, जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करेंगे तो रिब्स लिफ्ट अप, ठीक है, ऊपर की साइड जाएंगी। क्लियर, जब हम सांस लेते हैं तो हम एक्सपेंड के साथ साथ हम ऊपर को हमारी रिब्स भागने लगती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिब्स लिफ्ट अप, ठीक, या अपवर्ड्स लिख सकते हैं कि लिप्स का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ हो। लेकिन जब हम एक्सेलेशन करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी वो अपनी रिलैक्स वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे, यानी कि डाउनवर्ड्स जाएंगे। वो सांस छोड़ते ही वो डाउनवर्ड्स हो जाएंगे, नीचे चली जाएंगी। फिर आता है तीसरा हमारा मस्कुलर, एक ऑर्गन है, मस्कुलर एक पार्ट है हमारे लंग्स का, जो लंग्स के जस्ट बिल्कुल बॉटम में होता है, नीचे की साइड, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। यहाँ पर लिखा है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। जब हम सांस लेते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। नॉर्मली वो डॉम शेप होता है, डॉम शेप का मतलब इस तरीके से, मैं आप यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। नॉर्मली वो इस शेप का होता है, ठीक। जैसे ही सांस लेंगे तो वो एक्सपेंड होकर वो फैल जाता है, यानी कि वो फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, वो फ्लैट हो जाएगा। तो जब सांस छोड़ देंगे दोबारा से वो इस कंडीशन में आ जाएगा, डोम शेप में, ठीक है। सो डायाफ्राम की कैसी शेप है, वो हो जाती है फ्लैट जब हम इनहेलेशन करेंगे। इसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डोम शेप, यानी नॉर्मल शेप में अपनी पहुंच जाएगा, ओरिजिनल शेप में वो पहुंच जाएगा। और डायाफ्राम मसल्स का बना हुआ पार्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स दी लंग्स। बिल्कुल सही बात है। सॉरी, जब वॉल्यूम लंग्स में, देखो एयर जब हमारी जा रही है लंग्स के अंदर तो क्या होगा, लंग्स की जो, वही है ना, जैसे बैलून होता है, बैलून में अगर मैं एयर को फिल करूं तो वो बड़ा हो जाता है साइज में, यानी उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही लंग्स में भी है, जब एयर अंदर जाती है तो लंग्स का जो पूरा एरिया है वो बड़ा होने लगता है, यानी कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। उसके अलावा एयर, देखो लिखा है ना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। जब एयर एंटर कर जाती है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लंग्स का, ठीक। और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, अपोजिट। तो वॉल्यूम, अगर हम जब सांस छोड़ते हैं तो वॉल्यूम लंग्स का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही बलून को जब हम दबाएंगे तो उसकी एयर सारी बाहर निकल जाएगी, तो वहां पर प्रेशर तो ज्यादा निकलेगा लेकिन वॉल्यूम घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा, एक्सेलेशन के दौरान डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स का जो साइज है, एक तरीके से कहने का मतलब है, वो घट जाएगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होगा एयर का। आप भी जानते हैं जब बलून को हम पकड़ेंगे एयर भरे हुए को और दबाएंगे तो वहां से प्रेशर ज्यादा निकलेगा, ठीक। व्हाट इज डायाफ्राम, हाँ डायाफ्राम देखो मस्कुलर एक पार्ट है, या मस्कुलर एक ऑर्गन है जो लंग्स के जस्ट बॉटम में लगा होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में जो एयर फिल होती है और आउट होती है उसमें हेल्प करता है डायाफ्राम। ये मसल्स का बना होता है, ठीक। जिसकी नॉर्मली शेप जो होती है वो डॉम शेप होती है। डॉम का मतलब इस तरीके से शेप, ऐसी शेप। जब ये एयर भर जाती है इसमें तो ये थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो अब मुझे बताइए कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है आपका, क्योंकि पेपर में अगर पूछा जाएगा बोर्ड में तो आपको डिफरेंशिएट करना है, यही छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर वहां पर लिख देना है। चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, अब ये वाला रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एक सेकंड में दोबारा देखता हूँ, हो सकता है कि पीडीएफ थोड़ा सा पोर्शन छोड़ तो नहीं गई। एक बार मैं दोबारा खोलता हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। हाँ देखो ये पोर्शन था, ये रह जाता फिर। और ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है इसमें ऐप में भी, और आई थिंक मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा था ग्रुप में, तो आप भी वहां पर देख लेना बाद में। देखो ये कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं लंग्स के,
प्लूरल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, लंग्स की जो सरफेस है, उनको हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो एयर इन और आउट को दिखाया गया कि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें इनहेलेशन दिखा रखा है, सेकंड वाले डायग्राम में एक्सहेलेशन है। एयर को इन दिखा रखा है एरो की हेल्प से, एयर रशेस इनटू द लंग्स, ठीक। जब लंग्स में जाएगा तो जो शेप थी डायाफ्राम की, अंडरलाइन भी करता हूँ, देखो मैं ये वाला, ये क्या है, डायाफ्राम। एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ ताकि साफ दिख जाए आपको। देखो ये है हमारा डायाफ्राम। जैसे ही एयर अंदर आई यहाँ से तो क्या होगा, डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होगा, डॉम शेप से फ्लैट शेप में चला जाएगा। यानी देखो यहाँ पर कैसी शेप थी, डॉम, यहाँ पर कैसी शेप है, डॉम। एयर जब अंदर गई थी तो वो हो गया फ्लैटन, फ्लैट शेप में। यानी कि पुल डाउन भी यहाँ पर लिखा है, ये भी लिखा जाएगा पुल डाउन। रिप्स क्या है, ये लिखा है ना, रिप्स 24 होती हैं, तो रिप्स हो जाती है हमारी रेज्ड। रेज्ड का मतलब आप समझाते हैं, वो बढ़ने लगती हैं आगे को, उठने लगती, चलने लगती हैं, अपवर्ड चली गई हैं वो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायाफ्राम, यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल्स। और ये सबको पता होगा, नाइन्थ में अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो मसल्स के बारे में, जितनी भी मसल्स होती हैं बॉडी की, सबका एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। हालांकि कुछ मसल्स स्पेशल जैसे हार्ट की होती हैं, वो हमेशा 24 आवर्स काम करती हैं, लेकिन बाकी जितनी मसल्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, यानी फटीक हो जाती हैं, यानी कि थक जाती हैं, तो वो रिलैक्स भी करने लगती हैं। लेकिन हार्ट की 24 आवर्स काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करती रहती हैं वो और रिलैक्स भी, तभी हमारा हार्ट पंप करता रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली सभी मसल्स का यही काम होता है वैसे तो, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना। सो सेकंड जो डायग्राम है इसका जस्ट अपोजिट है, सब चीजें उल्टी कर देनी है, यहाँ पर अपोजिट कर देंगे। रिब्स हमारी डाउनवर्ड आ जाएंगी, जो हमारा जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी कैसी हो जाएगी हमारी, एक्सपेंड की जगह रिलैक्स हो जाएगी, यानी नॉर्मल इन कंडीशन। चानू बोल रही है सर रिपीट दिस टॉपिक। चानू लेट आए हैं क्या आप, क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिर टॉपिक। अच्छा इस टॉपिक को रिपीट करो, इस डायग्राम को देखो, दोबारा बता देता हूं मैं। देखो दो डायग्राम है हमारे यहाँ पर, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। जब हम इनहेल करेंगे एयर को, एयर हमारी रशेज होगी इनटू दी लंग्स, एयर में जाए, लंग्स में जाएगी एयर, तो क्या होगा, लंग्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक। लंग्स का साइज यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे जितने भी पार्ट्स हैं लंग्स से जुड़े हुए, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि कौन, रिब्स हैं, रिब्स क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को, वो हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो ऊपर चली जाती हैं, रेज हो जाती हैं, यानी अपवर्ड जाती हैं रिब्स, ठीक है। उसके साथ साथ डायाफ्राम है मस्कुलर ऑर्गन, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डॉम शेप से फ्लैटन हो जाता है, ठीक है, यानी वो खिंच जाएगा, और जब वो खिंच जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो फ्लैट शेप में पहुंच जाएगा। उसके अलावा और कौन से पार्ट्स हैं हमारे, रिब्स हो गई है हमारी, डायाफ्राम हो गया है, एयर का पता चल गया है कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होगा, एयर तो हमारी कौन सी आ रही है, ये भी हमें पता है, ऑक्सीजन आ रही है हमारे लंग्स में, ठीक है। इसका अपोजिट हम करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सहेलेशन, डायाफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स करेंगी, तो हमारा डायाफ्राम डॉम शेप में वापस, यानी नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ी फ्लैट शेप है डायाफ्राम की, और यहाँ पर डॉम हो जाती है, थोड़ी सी घुमाव वाली स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। रिब्स पोजीशन में आ जाएंगी क्योंकि एयर हमारी अब बाहर जा रही है। उसके अलावा क्या है, जो हमारे लंग्स का जो हमारा अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ चानू, चैट बॉक्स में बताइए। एक्सहेलेशन के दौरान वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड और डिक्रीज, जब सांस छोड़ते हैं वॉल्यूम डिक्रीज, वेरी गुड, ठीक है। और अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो वो क्या होगा, यहाँ पे जैसे एयर बाहर जाने की कोशिश करेगी तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो बस इतना सा है। और ज्यादातर जो पूछा जाता है पेपर में, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के दौरान डायाफ्राम जो मस्कुलर ऑर्गन है उस पर क्या इफेक्ट होता है ब्रीदिंग के दौरान। मतलब वो पूरा नहीं पूछते कि रिब्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लंग्स के अंदर क्या होगा, एयर के बारे में इंक्रीज डिक्रीज, वो सिर्फ डायफ्राम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो हमें डायफ्राम का बता देना है क्या इफेक्ट होने वाला है, बस हमें ये याद रखना है कि नॉर्मली डायफ्राम की शेप कैसी होती है, तो वो डोम शेप होता है। आप डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हैं वहां पर। ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया है।
देखो पता नहीं पीडीएफ जाएगी नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी, दोबारा से वापस जाना पड़ेगा मुझे लेने इसको। और आज हम स्कूल में ही हैं, स्कूल से ही पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स स्कूल में ही हैं आज। ओके, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। एक ये वाला पार्ट है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस। एल्वोलस सबको याद होगी क्या होता है एल्वोलस? इट इज अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दैट कंडक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी? O2 एंड CO2। ठीक है, ब्लड सब जानते हैं, टिश्यू सब जानते हैं, टिश्यू क्या होता है। हाँ, एल्वोलाई का मतलब, एल्वोलाई तो होता है प्लूरल वर्ड, यानी काफी सारी एल्वोलस इकट्ठा जब हो जाती है, ग्रुपिंग कर लेती है, उसको हम बोल लेते हैं एल्वोलाई। लेकिन ये एक है तो एल्वोलस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर पॉइंट्स दिखा रखे हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2। तो इसमें क्या है कि एयर जब हमारी जाती है, देखा है ना, एयर रिच इन O2 कहाँ जाएगी? ब्लड में, बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। ये मैंने बता रखा है आपको सॉरी, कि किस तरीके से हमारी एयर एंटर करती है, हमारे पूरे टिश्यूज में पहुंच जाती है। क्योंकि देखो फाइनली हमें एयर को पहुंचाना कहाँ है? सेल्स के अंदर। तो सेल्स में कैसे गए थे हमें याद होगा कि सबसे पहले एयर जाती है लंग्स में, लंग्स से फिर कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। ठीक है, ब्लड में कौन पहुंचाता है? कैपिलरीज जुड़ी होती है वहां पर, पल्मोनरी वीन्स में पहुंचाती हैं O2 को। याद रखना, एक्सेप्शनल केस था वीन्स आर्टरी का। पल्मोनरी से फिर कहाँ जाती थी? पल्मोनरी वीन्स वहां पर ब्लड को लेके जाती हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से मैंने आपको बताया था कि वो ऐड हो जाता है वहां पर O2। एंड देन वो कहाँ जाती है? हार्ट में, हार्ट के चैम्बर में जाती है। देन हार्ट वहां से पंप कर देता है उस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ के बाकी सब जगह पहुंचा देता है वो। ठीक है, तो ये हमारा पाथवे होता है O2 का। इसका जस्ट अपोजिट करें तो O2 हमारी कहाँ जा चुकी है? सेल के अंदर। अब सेल से हमारी CO2 निकलेगी, है ना। सेल से जब CO2 निकलेगी तो CO2 का पाथवे क्या होगा? क्या CO2 भी ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से ऐड होगी? नहीं, बहुत कम पार्ट होता है, मुश्किल से 4 या 5% पार्ट ऐसा होता है जो हीमोग्लोबिन से अटैच हो सकता है CO2 का। बाकी 70, लगभग 70 से 75% जो CO2 होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो HCO3 के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, केमिकल प्रोडक्ट बनता है, उसकी फॉर्म में जाती है लंग्स में। ठीक है, तो पाथवे सेम यही रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही पाथवे बताया कि कैसे CO2 बाहर होती है और कैसे O2 अंदर आती है। ये क्लियर है आपका? बताइए, टॉपिक ये क्लियर हो चुका है इतना? ओके गुड। देखो दूसरा टॉपिक यहाँ लिखा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल में कौन आता है? जैसे कि हम हैं, जैसे कि जितने भी जानवर है वो सारे टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहने वाले। एक्वाटिक का मतलब पानी में रहने वाले। तो जो हम हैं वो तो करते हैं कैसे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं, हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है और वो हम ले लेंगे। लेकिन उसके अलावा एक्वाटिक जो होते हैं, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेज होती हैं तो वो कैसे ऑक्सीजन को लेते होंगे, क्योंकि जो जरूरत तो उनको भी है। तो आप बता देंगे डायरेक्टली आंसर कि वो H2O, यानी सब जानते हैं वाटर होता है, वाटर के अंदर O है, उस फॉर्म में वहां पर वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो उनको डायरेक्टली वाटर की वजह से उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध बोले व्हाट हैपन टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब यही होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो हमारे हार्ट पंप करता है। आर्टरीज जो होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज लेकर आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाले ब्लड को, और वो भी कहाँ लेकर आएंगी? लंग्स में। ठीक है, तो जो HCO3 मैंने आपको बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी HCO3 वाली फॉर्म ब्लड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो जाएगी हमारे लंग्स में। और जैसे ही लंग्स की एल्वोलाई में वो पहुंचेगी, जैसे ही वहां पर वो पहुंचेगी तो क्या होगा? HCO3 का वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, वहां से ब्रेकिंग डाउन होती है उसकी, और वो टूट जाता है वाटर में एंड CO2 में। और वो तभी तो हम जब सांस छोड़ते हैं हमारे CO2 के साथ साथ वाटर भी हमें दिखाई देता है, भाप भी दिखाई देती है ना शीशे पे जब छोड़ेंगे। तो वो यही कारण है CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 ने क्या बनाया वहां पर ब्लड के अंदर? HCO3। ये क्या लिख दिया सार्थक आपने? सर योर स्क्रॉल एंड बैक ब्लैक। अच्छा ब्लैक हो रही है, अब बताइए अब भी हो रही है? ब्लैक हो रही है, स्क्रीन ब्लैक है क्या बताइए?
सेकेंड। ऐसे कैसे हो गई, दोबारा करते हैं। अभी भी ब्लैक है, अब सही है स्क्रीन? स्क्रीन सही नहीं है अभी भी? एक बार बताइए, स्क्रीन अब सही हो चुकी है? अब ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, तो नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एनिमल्स में पढ़ा है कैसे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लांट हम छोड़ रहे थे, यानी प्लांट रह गए हमारे से, तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस? कौन सी गैस है जो रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट छोड़ते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान सभी बताएंगे, जितने भी लाइव हैं, चाहे वो 12 है या 15 है, सभी को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सी गैस को इवॉल्व करते हैं या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रसिद्ध ने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, वेरी गुड। यशिका भी सही है यहाँ पर, और सकीना ने सही लिखा है, अर्पित ने सही लिखा है, अनुष्का गुड, अर्पित चौहान वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब रेस्पिरेशन, देखो हमारा रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले बताया था जब फोटोसिंथेसिस भी चल रहा था यही टॉपिक, क्योंकि आप में से कुछ लोग तब भी कंफ्यूज थे, सबको ये लग रहा था कि ऑटो ही छोड़ते होंगे, लेकिन नहीं, जैसा रेस्पिरेशन हमारा है सेम वैसा ही प्लांट्स का भी है, वो भी वही छोड़ते हैं जो हम छोड़ते हैं, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर लिखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये जो गैस का निकलना है, क्योंकि देखो जब वो O2 अंदर जाती है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी CO2 निकलेगी प्लांट्स में भी, तो वो CO2 कैसे बाहर आती होगी? बहुत सिंपल है, देखो हमारे यहाँ तो थोड़ा डीपली था, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ी, लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में बहुत इजी टॉपिक है ये। सॉरी। सो कैसे होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये तो क्लियर है, प्लांट्स में बहुत ही ज्यादा सिंपल है रेस्पिरेशन। कैसे होती है गैस एक्सचेंज? देखो हमें भी तो क्या पढ़ना था रेस्पिरेशन में, गैस एक्सचेंज कैसे होती है, कहाँ होती है? एल्वुलस के अंदर, एल्वुलाई के अंदर। O2 CO2 कौन सी प्रोसेस से होती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस। ठीक है, और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? आई डिडंट टेल यू अबाउट द डिफ्यूजन, बस मैंने नाम लिया था डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि डिफ्यूजन क्या होता है। क्या किसी को पता है व्हाट इज डिफ्यूजन? क्योंकि लंग्स में हमारा CO2 O2 जो एक्सचेंज होती है ना एल्वुलस के अंदर, वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, लेकिन डिफ्यूजन है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो है, लेकिन एक्चुअल में डिफाइन कैसे करें इसको? डिफ्यूजन बोलते कैसे हैं, मतलब इसको लिखे कैसे अगर पेपर में हम लिख रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो चुका है, वो तो लंग्स में हो गया, इन और आउट होके हो जाता है दोनों का, CO2 O2। मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, वेरी गुड, ये होता है डिफ्यूजन किसी भी चीज का, यानी कि मोस्टली यहाँ पर गैसेस की हम बात करेंगे, डिफ्यूजन ज्यादातर हम गैसेस के लिए ही यूज करते हैं, ये टर्म का नाम हम गैसेस के लिए यूज करते हैं। सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जाना, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज हाई से लो की तरफ को ही भागेगी, ठीक है, और जब भी कोई चीज हाई से लो की तरफ को भागती है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत भी नहीं होती कि अलग से सपोर्ट चाहिए। हाँ, सपोर्ट किसको चाहिए? अगर लो से हाई की तरफ को भगाना पड़े तो उसको एनर्जी चाहिए, जैसे हमारा ट्यूबवेल पानी आता है ना, ट्यूबवेल में नीचे से ऊपर पानी आता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, हम मोटर लगवाते हैं तब जाके पानी ऊपर आता है। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होती है या प्लांट्स में भी होती है, लेकिन हमें सिर्फ डिफ्यूजन जानना है कि डिफ्यूजन एक ऐसी सिंपल प्रोसेस है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूवमेंट होता है गैसेस का। तो बिल्कुल सही बात है, जब हमारी एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो वो लंग्स में जाती है। अब क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, बॉडी के अंदर कम होती है, तो वो ऑक्सीजन लंग्स से हमारे ब्लड में चली जाती है और ब्लड ले जाता है बॉडी में। ठीक, सेम ऐसे ही क्योंकि CO2 की जो क्वांटिटी है ब्लड बॉडी के अंदर ज्यादा हो चुकी है,
ठीक। तो उसका बाहर निकलना जरूरी है, तो इसीलिए वो पूरी CO2 हमारे लंग्स में आती है पहले, और लंग्स में CO2 ज्यादा होने की वजह से वो बाहर चली जाती है उसी पाथवे से जैसे O2 आई थी। सो क्लियर है? ये स्क्रीन इज नॉट क्लियर? वेरी गुड। काम आ गई स्क्रीन से दोबारा से? नहीं आ रही क्या स्क्रीन? देखना क्या हो रहा है ये। ओपन करते हैं दोबारा। देखो 16 स्टूडेंट ओनली, आज भी सिर्फ 16 है में से 16, मतलब वही हैं जो हमारे डेली के स्टूडेंट्स हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा आता ही नहीं शायद। शायद उनकी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब बहुत बढ़िया है। अब तो आ गई है भाई, अब बता दो। अब तो आ चुकी है? चलो थैंक यू, हो गई है। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैस, हमारे अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका है, डिफ्यूजन की प्रोसेस थी, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी है डिफ्यूजन की प्रोसेस ही होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो कौन कौन से पार्ट है प्लांट के अंदर जहां जहां से ऑक्सीजन या CO2 बाहर अंदर जा सकती है? तो नॉर्मली हम CO2 के लिए बात कर रहे हैं कि कैसे बाहर निकलेगी। सबसे पहले है स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा सब जानते हैं, टाइनी पोर्स इन द एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वहां पर। ठीक है, स्टोमेटा से हमारी हमारी नहीं, प्लांट्स की CO2 बाहर निकल जाती है। दूसरा है लेंटिसेल्स इन स्टेम्स। स्टेम सब जानते हैं, हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी में तना हम उसको बोलते हैं। और जो स्टेम है, स्टेम के अंदर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा की बनी हुई छोटे छोटे स्मॉल टाइनी, वहां पर भी पोर्स बन जाते हैं स्टेम्स के अंदर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे। जब आप अगर अपने प्लांट जब देखते हैं, उनकी पपड़ी से जम जाती है तो उनके बीच बीच में से छोटी छोटी जगह बन जाती हैं, इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। स्टेम्स के अंदर लेंटिसेल्स होती है, तो इनसे भी CO2 ठीक है बाहर निकलती है। तीसरा पॉइंट है हमारा जनरल सरफेस ऑफ द रूट। जनरल सरफेस ऑफ द रूट का मतलब है कि रूट सबने देखी है, तो रूट से रूट हेयर्स निकलते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर निकलते हैं, बहुत बारीक हेयर, तो उनसे भी हमारी CO2 अंदर चली जाती है, तो उनको हम बोलते हैं जनरल सरफेस ऑफ द रूट। ठीक है, वो रूट की सरफेस से भी वो अंदर जा सकती है, सॉरी बाहर निकल सकती है CO2। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन के दौरान जब, याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना, रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में तो CO2 बाहर निकलती है। कभी कोई और पूछने लगे आपसे, ठीक है, तो आप बोलें कि नहीं जी O2 निकलती है, नहीं। जैसा हमारा रेस्पिरेशन सेम ऐसा ही प्लांट का रेस्पिरेशन, उनके यहाँ भी CO2 ही निकलेगी। सो अब मुझे बताइए रेस्पिरेशन की जो पूरी होल प्रोसेस है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, क्या वो क्लियर है आपकी? क्योंकि 4 प्रोसेस पढ़नी है हमें, 4 में से 2 हम पढ़ चुके हैं अब तक। ओके चलो वेरी गुड। अब थर्ड प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाना है हमें। देखो हमने अपने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करवाया था ना अभी ब्लड से, हमने खाने का भी कराया था न्यूट्रिशन के दौरान, ब्लड ने ही किया था हेल्प। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन जब होता है, जैसे फूड का होता है, जैसे ऑक्सीजन का होता है, इवन हमारी जो जब हम दवाइयाँ लेते हैं या गोलियाँ खाते हैं, हम आपने देखा टैबलेट्स, ठीक है, या हम कोई लिक्विड वाली दवाई भी हम लेते हैं, सिरप भी, तो वो भी हमारी जो बॉडी में जाते हैं, कौन लेके जाता है? ब्लड। वो ब्लड ही है जो ये सारा ट्रांसपोर्ट कराता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, किसी भी चीज का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अनदर प्लेस कौन सा? टारगेट साइट। याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन हम क्यों करा रहे हैं कि हमारा एक टारगेट है किसी चीज को पहुंचाना वहां पर। हम ऐसे नहीं कि ऐसे घूमते फिर रहे हैं, मतलब पिकनिक नहीं मनाएंगे यहाँ पर हम। हमारा यहाँ पर काम है सिर्फ एक जो ऐसी लोकेशन जिसको जरूरत है वहां पर पहुंचाने का काम, तो वो ब्लड यहाँ पर हेल्प करने वाला है। सर फिर हमें 2 कहाँ से मिलती है? 2, अच्छा सॉरी, O2 कहाँ से मिलती है? वंशिका बोले सर फिर हमें O2 कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर बोला था ना, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम O2 लेते रहते हैं। ठीक है, O2 लेते रहते हैं, बॉडी में जाती रहती है, हमारा ऑक्सीडाइज होता रहता है फूड, रेस्पिरेशन चलता रहता है, और हमारी CO2 H2O एंड एनर्जी बनती रहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन पता चल गया कि क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? इट इज अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस
वेयर इट इज नेसेसरी, वट एवर इज गोइंग, वट एवर इज मूविंग, वो क्या है, टारगेट साइट पर ले जाना। क्लियर? सो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम भी हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सब जानते हैं मैनी सेल्स वाले, वो सभी को जरूरत होती है किस चीज की, फूड की, ऑक्सीजन की, या कोई और भी चीज वहां पर हो सकती है, तो इसलिए हमने उनको एक्सेट्रा में डाल दिया है। अब देखो मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है, हम जानवर को भी देते हैं मेडिसिन, हम अपने आप भी लेते हैं, तो वो हमारे एक्सेट्रा में आ गए हैं। सो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पर जो जरूरत है इन चीजों की, उस चीज को पहुंचाना है, क्योंकि हर एक सेल को खाना चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैसे वहां पहुंचाई जाए, तो वो पूरा का पूरा चीजें हमें जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी करना है। इसलिए पूरा सर्कुलर एक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, जिसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बोला है। ठीक, सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, ये जो पूरा एक सिस्टम है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, तो वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम नॉर्मली सब सुनते आए हैं कि हमारा हार्ट हेल्प करता है पूरी बॉडी में मूवमेंट कराने में, खाने पीने का, है ना। उसके साथ साथ कुछ एसेसरी भी हैं, हमारे एसेसरी प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि हमारा आर्टेरीज हैं, वीन्स हैं, जिनको हम ट्यूब्स बोलते हैं या ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसके अलावा हमारा एक लिक्विड पोर्शन भी है, प्लाज्मा पोर्शन भी है, जिसको हमने ब्लड बोला है। ठीक है, और ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, हमें पता है ब्लड का काम होता है कनेक्शन करवाना एक ऑर्गन का किसी दूसरे ऑर्गन से। और एक तीसरी भी है, एक चीज और भी है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ आपने सुना होगा लेकिन नहीं पता होगा कि लिम्फ क्या है, क्योंकि बहुत कम सुनते हैं लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ भी पता चल जाएगा बाद में आपको, एक ये ब्लड का ही पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है, बाकी ना रेड ब्लड सेल्स होती, ना प्लेटलेट्स होती, ठीक है, ना हीमोग्लोबिन होता। क्लियर? तो ये वो वाला पार्ट होता है ब्लड का, तो इसलिए हम इसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ या तो कलरलेस होता है या स्लाइटली येलोइश। ठीक है, वही है ना, अगर मैंने आपको ब्लड दे दिया और ब्लड में से मैं आपके आरबीसी निकाल दूं, प्लेटलेट्स निकाल लूं, हीमोग्लोबिन निकाल लूं, ठीक है, तो वो क्या बचेगा फिर वहां पर, सिर्फ क्या बचेगा, डब्ल्यूबीसी और एक प्लाज्मा, यानी कि वाटर वाला सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस, लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। चलो, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनेगा, हार्ट है, हमारी वेसल्स भी हैं, जिसको हम ट्यूब वेसल्स भी बोल सकते हैं। वेसल्स का मतलब ही ट्यूब होता है, पाइपलाइन जैसे ट्यूब होता है ना, या पाइप, वो तो वो कौन कौन सी हैं, आर्टेरीज हैं, वीन्स, लेकिन तीसरे हमारे यहाँ पर छोड़ दिए, कैपिलरीज भी होती हैं। कैपिलरीज होती हैं मीडिएटर बिटवीन आर्टेरीज एंड वीन्स, आर्टेरी को वीन से जोड़ने का काम होता है, किसका, कैपिलरीज का। तो कैपिलरीज भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। एंड तीसरा कौन सा है, ब्लड एंड लिवर। तो ये तीनों के तीनों जो हमने मैपिंग बनाई है, ये तीनों के तीनों हमारे बनाते हैं मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? राइट डाउन इनटू द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, इस पेज पे खत्म हो चुका है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है ना। पंपिंग ऑर्गन सब जानते हैं क्या है, जो पंप करता है, जो किसी चीज को बाहर फेंकता है। ठीक है, तो वो हार्ट क्या है, हमारा एक पंपिंग मशीन है, एक पंपिंग ऑर्गन है। हमें पहले आपको, क्योंकि सबसे पहले हमारा हार्ट है ना, तो हार्ट की बात करेंगे। वैसे हार्ट का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है, काफी लंबा पीरियड हो जाएगा फिर आपके हिसाब से। डायग्राम टू शो, ये तो डायग्राम है, देखो ये तो हार्ट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपकी बुक में भी है, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ी वैसी हो, ब्लर इमेज, मतलब कुछ चीजें दिख भी ना रही हो। एनसीईआरटी जो बुक होती है, साइड बुक अगर आप किसी के पास है तो उसमें शायद अच्छी बनी हुई होगी। बाकी ये काफी क्लियर है, इसमें सारी चीजें दिख रही है, हमारे हार्ट की पूरी सारी चीजें। ठीक है, हार्ट एक पंपिंग मशीन होता है। ठीक है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, आप सब जानते हैं, बताएगा कोई कि हार्ट के अंदर जो स्पेशली हार्ट मसल्स कौन सी होती हैं। नॉर्मली उनको हार्ट मसल बोलते हैं, लेकिन वो कौन सी होती हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्ट मसल्स। वेरी गुड,
कार्डियक मसल्स, अनुष्का ने बताया कार्डियक मसल्स, वेरी गुड। तो कार्डियक मसल जो होती हैं ये हार्ट बनाती हैं, ठीक है, और इनकी एक स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ या यूनिक क्वालिटी ऑफ कार्डियक मसल्स? हाँ वेरी गुड ऋषिका, कोई और बताएगा कि व्हाट इज द स्पेशल या व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ कार्डियक मसल्स? Because other muscles do not show that function. What is the showing by cardiac muscles? Other muscles will not show. फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी हार्ट की भी करती हैं और पूरी बॉडी की ही करती हैं। हम चल क्यों पाते हैं? क्योंकि मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। हाँ, अनुष्का ने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। याद रखना, जब भी हम हार्ट मसल्स की बात करते हैं तो हम रिथमिक जरूर लिखेंगे। लिखा है ना अनुष्का ने यहाँ पे RHYTHMIC। सो रिथमिक हमेशा ऐड करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन से पहले। रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये फंक्शन होता है कार्डियक मसल्स का। लेकिन अगर हम बाकी जितने भी मसल्स हैं हमारे, जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स जिनको हम बोल सकते हैं, वॉलंटरी मसल्स हमारी होती हैं, तो वो जितने भी मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं, वो शो करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वहां पर हम रिदमिक यूज नहीं करते, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं सो रहा हूं तो मैं चल तो नहीं रहा, एक ही जगह में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, कांस्टेंट कंडीशन में मैं हूँ, तो मेरी वहां पर स्केलेटल मसल्स तो काम ही नहीं कर रही, क्योंकि मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो कैसा काम कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो करती हैं, लेकिन उस टाइम पर वो शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वो रिदमिक हम उनको नहीं बोलते। क्योंकि रिदमिक का अगर हिंदी में देखें तो विच इज कंटिन्यूअसली, यानी लगातार, हिंदी में बोलते हैं हम इसको लगातार, जो लगातार काम करें बिना थके, यानी 24 आवर्स काम करती हैं, तो वो होती है हमारी कार्डियक मसल्स। बाकी जितनी मसल्स हैं वो रिदमिक नहीं होती। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, क्या हो गया इसकी स्क्रीन को? अब की बार चलो दूसरी पीडीएफ खोलते हैं हम, दिस वन। ये तो दिख रही है ना स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन दिख रही है? सार्थक कह रहे हैं नो, नाउ इट्स क्लियर। सार्थक कह रहे हैं नो, अब दिख रही है ना? चलो गुड। तो यहाँ पे देखो हार्ट के बारे में है, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर क्योंकि मसल्स का बना है, विच पंप्स, क्या पंप करता है? ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम किसका है? हार्ट का, ठीक है। फीस्ट साइज होता है एक मुट्ठी भर के साइज के बराबर। अब मेरी मुट्ठी है तो मेरे बराबर का होगा, मतलब मेरे हार्ट इतना बड़ा होगा, आप छोटे हैं तो आपकी मुट्ठी के बराबर होगा फीस्ट के साइज। हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं, कितने? 4 हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। द अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर के जो होते हैं वो एट्रिया हैं, नीचे के जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। ऊपर के क्या है? एट्रिया, ठीक है, और नीचे के वेंट्रिकल। एट्रिया भी बोलते हैं, एट्रिया इज ए प्लूरल वर्ड, एट्रियम इज ए सिंगुलर वर्ड, ठीक। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। फिर आता है हमारा, ये दोनों तो पार्ट पता चल गया हमें कि 2 हमारे एट्रिया हैं और 2 ही हमारे वेंट्रिकल्स हैं। 4 है ना, तो 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। ऐसे ही हमने एट्रिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक लेफ्ट और एक राइट। ऐसे ही हमने वेंट्रिकल्स को डिवाइड किया है लेफ्ट एंड राइट, जैसे डायग्राम में है ना, लेफ्ट राइट, तो दोनों को हमने ऐसे डिवाइड किया है, तो दोनों चारों काउंट करें हम सबको तो 4 हो जाएंगे। Since the ventricles pump blood to the different parts, its wall are thicker than the atria, क्योंकि ventricles को पूरी बॉडी में काम, मतलब पंप करने का काम होता है, ब्लड को भेजने का काम होता है, सो इसलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं कंपेयर टू एट्रिया, ठीक है। क्योंकि इसको प्रेशर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो इसलिए प्रेशर ज्यादा डेवलप होने के लिए उसकी जो वॉल है वो ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए या थिकर होनी चाहिए। सो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो ज्यादा थिकर है। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो थिकर क्यों है, तो आंसर आप दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना होता है। द राइट एंड द लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, ठीक है। अब देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, लेफ्ट एंड राइट, भाई
लेफ्ट है राइट है। मान लीजिए आपके घर में 2 कमरे हैं, दोनों आमने सामने तो नहीं है, बराबर में है, एक इधर, जैसे क्लास में हमारी क्लास स्कूल में क्लासेस हैं, है ना, कि 9th ए के पीछे 9th बी है। तो 9th ए को 9th बी से अलग किसने किया? एक वॉल ने किया, एक दीवार है उनके बीच में, जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। तो ऐसे ही लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, और राइट जो हमारा एट्रिया है, एट्रियम है, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए बीच में लगा होता है हार्ट के सेप्टा, इसको हम बोलते हैं सेप्टा, ठीक है, या सेप्टम भी बोलते हैं इसको। तो कैसे अलग है? ऐसे ही हमारे वेंट्रिकल्स में भी क्या होगा? फिर एक सेप्टम होगा जरूर, ठीक। ऐसे ही हमारे सेप्टा एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी होंगे। जैसे एट्रिया को एट्रिया अलग करता है वॉल से, ऐसे ही वेंट्रिकल्स को एट्रियम से भी करता है। एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम बना हुआ है हमारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम अलग हो रहा है, बीच में सेप्टा आ गया। वेंट्रिकल से राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल जो जुड़, यानी वेंट्रिकल से एट्रियम जहाँ जुड़ा है वहां पर भी एक वॉल है, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे एक पोर भी है, यानी वॉल भी लगे हुए हैं। अभी वॉल का नाम मैंने ले लिया, मैंने नहीं बताया वॉल क्या होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। चलो, तो सेप्टा हमें पता चल गया, सेप्टा बीच में लगे होते हैं, सेपरेशन का काम होता है सेप्टा का, अलग करना। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सिंपल बात है, जैसे 9th ए 9th बी को हमने सेपरेट किया है ताकि वो मिक्स ना हो, ऐसे ही हमारा ब्लड भी है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड, तो वो मिक्स ना हो, इसलिए सेप्टा लगी होती है। फिर आता है हमारा, बात करते हैं कि the atria and the ventricles have the walls between them to prevent blood flowing backward। हाँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में वो वाल्व का पूछा जाता है, लिखा है ना VALVES, वाल्व्स, उनका क्या फंक्शन है? वाल्व लगे होते हैं, देखो यहाँ पर एरो बने हुए हैं, अगर मैं अंडरलाइन करूँ, ये देखो, यहाँ पर भी देखो आप, ठीक। तो यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। अब टोटल कितने वाल्व हैं? हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन हार्ट? प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स। 4, वेरी गुड। जितने चैम्बर उतने वॉल्व, ठीक है, तो 4 ही वॉल्व्स होते हैं हमारे। क्लियर? अभी मैंने नाम नहीं बताए, हालांकि आपके बुक में नाम नहीं है वॉल्व्स के, बस नंबर ऑफ वॉल्व्स हैं, शायद एनसीईआरटी में उनके नाम नहीं है। जैसे ट्राइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड होता है, पल्मोनरी वाल्व होता है, ऑर्टिक वाल्व होता है, 4 वाल्व होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं लिखे, दूसरी वाली पीडीएफ में लिखे हुए हैं जो मैंने आपको भेज रखी है। तो 4 वाल्व में, तो वाल्व का काम क्या होता है? क्या काम बताया मैंने आपको? इट प्रिवेंट्स ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्योंकि देखो, मान लीजिए ब्लड आया यहां से, ठीक, CO2 वाला ब्लड आया इधर से, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया, अब वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए जरूर कोई जगह तो होगी, कोई गेट तो होगा, कोई पास आउट करने वाला कोई गेट तो बनाया गया है, तो उसको वाल्व बोल रहे हैं। तो यहाँ से ब्लड इधर जाएगा, और ये इस तरीके से डिजाइन होता है वाल्व कि आगे जा सकता है ब्लड, नीचे की साइड तो आ सकता है, लेकिन पीछे वापस नहीं जाएगा, वो इधर को वापस नहीं जा सकता, ठीक है, बस आ सकता है एट्रियम में आएगा, देन वो वेंट्रिकल में इकट्ठा होता रहेगा, एंड देन यहाँ से जो पास दिखा रखे हैं ना, ये वाला पास, ये जो पास है, यहाँ से वो चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ये CO2 वाला ब्लड है ना, तो कहाँ जाएगा? Who will tell how many walls are there in heart? हाँ, मैंने बता दिया आपको, 4 है। हाँ प्रसिद्ध ने, गुड गुड जॉब। सो कहाँ जाएगा हमारा CO2 वाला ब्लड? अब लंग्स में जाने वाला है, तो आप जानते हैं कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये यहाँ से होती हुई पल्मोनरी आर्टरीज लेकर चली जाएंगी, ये जा रही है पल्मोनरी आर्टरीज। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे वाले। इधर भी तो हमारे 2 चैम्बर रह गए हैं। राइट एट्रियम के बाद अब कौन सा आता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम यहाँ पर भी 2 वॉल्व है हमारे, देखो ये वाले 2 वॉल्व है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? इधर की तरफ से जो एओर्टा है, इधर की तरफ इनसे जुड़ी होती है हमारी कौन? पल्मोनरी वीन्स। ये देखो, ये लगा है ना, ये लिखा पल्मोनरी वीन्स। तो पल्मोनरी वीन्स लंग से लेकर आती है ऑक्सीजन वाला ब्लड, इस वाले हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा पहले, तो देन वो जाएगा इधर को होता हुआ वेंट्रिकल में, लेफ्ट वाले। तो यहाँ पर भी वॉल्व है, देखो एक तो ये वॉल्व लग रहा, रफ करके दिखाता हूँ, ये है,
एक वॉल्व, दूसरा वॉल्व ये रहा, ये लेके जाएगा बाहर की साइड। तो ये जितने भी वॉल्व हैं सबका एक ही काम है, ताकि ये बैक फ्लो को रोकें। ये सिर्फ एक साइड को यूनि डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये वापस पीछे को नहीं कर सकते। तो इसलिए ये फायदा है, ताकि हमारा ब्लड बैक फ्लो से बच जाए। तो ये वॉल्व का काम होता है सर। सर रिपीट प्लीज। ओके वंशिका, बताता हूँ मैं। देखो 4 चैम्बर है, चारों चैम्बर सबको पता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले एट्रियम है दोनों, ये दोनों एट्रियम, ये दोनों वेंट्रिकल। क्लियर है? फिर हमारा देखो, ये जो 2 चैम्बर इधर हैं, कौन कौन से? इधर के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इधर। दो दो चैम्बर इधर हैं, 2 चैम्बर इधर हैं। ठीक है? सो CO2 वाला ब्लड आएगा इधर की साइड से, CO2 वाला ब्लड आएगा इधर की साइड से। कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाएगा वो राइट वेंट्रिकल, लिखा है ना राइट वेंट्रिकल, ये लिखा। तो इसमें तो यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचाने के लिए कौन है यहाँ पर बीच में? ये लगा हुआ यहाँ पर वॉल्व, एरो बना हुआ है यहाँ पे पहले से ही, ये है वॉल्व। क्लियर? वॉल्व यहाँ पर आ गया। अब इस वॉल्व ने ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में भेजा है, लेकिन अगर ऐसा होता कि ये वाला ब्लड इसमें भरने के बाद वापस पीछे जाने लगे, वापसी दोबारा से पीछे की तरफ एट्रियम में चले जाए, तो उससे क्या होगा? हमारे ब्लड जो पंपिंग है मशीन, हमारी हार्ट, वो काम करना बंद कर देगी, यानी कि एक तरीके से अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है? तो ये जो हमारे वॉल्व लगे हुए हैं, हमारे 4 वॉल्व हैं, ये वॉल्व का काम यही है, ताकि ब्लड वापसी पीछे को वापस ना जाए। तो ब्लड फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट करता है। सेम ऐसे ही, ये तो CO2 वाले ब्लड की बात थी, इधर आ गया। ऐसे ही इधर से आता है O2 वाला ब्लड। तो यहाँ पर भी 2 वॉल्व लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ देखो, एक तो ये वाला है, एक वॉल्व, दूसरा वॉल्व ये रहा। ठीक? तो 2 वॉल्व लगे हुए हैं, ऐसे ही एक वॉल्व इधर वाले में था, एक वॉल्व यहाँ पर था, ये 4 वॉल्व हो गए। तो 4 वॉल्व का काम एक ही है, इट प्रिवेंट्स ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर है? बाकी हमें पता है कि ये जब CO2 वाला ब्लड यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाता हुआ पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाएंगी, क्योंकि एक्सेप्शनल केस था आर्टरी का। ऐसे ही इधर से हमारा पल्मोनरी वेन आएगी ब्लड लेके, ऑक्सीजन वाला, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और इधर से जाता हुआ एओर्टा में जाएगा। ये एओर्टा है ना, लिखा एओर्टा, एओर्टा लेके चल जाएगी पूरी बॉडी में। और एओर्टा सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। क्लियर है? बताइए, इतना टॉपिक क्लियर है? चलो थैंक यू। ओके, तो देखो अब मैं अभी थोड़ा आगे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि काफी क्लास भी लंबी हो गई है, और दूसरा टॉपिक ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आगे हम फिर दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन में यहीं पर आने वाले हैं, हार्ट के अंदर ही। तो दोबारा से मुझे समझाना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो अभी भी क्लियर हो गया होगा आपका। सो सेप्टम मैंने आपको बता दिया, सेप्टा सेपरेट करते हैं एट्रिया को, एट्रिया से, एट्रिया को वेंट्रिकल से। ठीक है? तो ऐसे ही 4 सेप्टर भी हमारे लगे हुए हैं। बाकी सारे पोर्शन आपको पता है, वेंट्रिकल क्या है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वीन क्या है, पल्मोनरी, एओर्टा क्या है, एओर्टा पूरी बॉडी में लेके जाती है ब्लड को, ऑक्सीजन वाले। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा मैंने नहीं बताया, इनको बता देता हूँ। सुपीरियर का मतलब ये ऊपर की जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल का मतलब ये मान के चलें जो पेट से ऊपर की कैविटी है, ऊपर पेट से ऊपर का जितना पोर्शन है हमारा सर तक, वो सारा सुपीरियर वीना कावा कवर करती है, CO2 ब्लड को ले जाने का काम करती है, हार्ट में लेकर आती है वीना। ठीक है? इंफीरियर का मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे का पोर्शन है, पैर हो गए हमारे, है ना? ठीक है? तो वो जितना भी पोर्शन है वो इंफीरियर काम करती है, वहां का जितनी भी CO2 होगी वो इंफीरियर वाली लेकर आएगी और हार्ट में दे देगी। ठीक है? तो देखो एरो भी दिखाई है, इंफीरियर यहाँ से एंटर करवा देगी एट्रियम में, सुपीरियर ऊपर से आ रही है तो यहाँ से एंटर करा देगी CO2 को। बस ये है, बाकी सब जितने भी है सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। तो चलो अब हम एंड करते हैं क्लास को। आई होप कि सब चीजें क्लियर हैं। अच्छा, चलो यशिका मैं बोल के देखता हूँ। ठीक है सर, स्क्रीन रोटेट क्यों नहीं होती? ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं होती है कनिका। मतलब आपके फोन में दिक्कत हो जाती है?
चलिए अब हो गया है आपका। बाकी नेक्स्ट अब परसों मिलेंगे आपको क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, है ना, बाय बाय। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप चैट बॉक्स में वहाँ पर बाद में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।